नमस्कार। राजकोषीय नीति का ये जो दूसरा भाग है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से हैं और इसके अलावा राजकोषीय नीति के अगर कुछ दोष है, कुछ गुण हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और राजकोषीय नीति में कुछ सुधार किए जा सकते हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजकोषीय नीति के उपकरण के बारे में। तो देखिए, करारोपण या सार्वजनिक आय राजकोषीय नीति का जो सबसे पहला उपकरण है वो है टैक्सेशन, जिसके द्वारा सरकार को आय होती है और फिर इस आय का प्रयोग ही सरकार अपने खर्चों के लिए करती है। तो आर्थिक विकास का आधार कर नीति तथा सरकार की आय होती है, अतः करारोपण करदान क्षमता के आधार पर किया जाना उचित होता है। करारोपण इस प्रकार से किया जाए कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो दूसरा उपकरण है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम सार्वजनिक व्यय के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डेफिसिट फाइनेंसिंग और पब्लिक डेप्ट, ये जो चार उपकरण आप देख रहे हैं इस चित्र में, उन्हें हम अध्ययन करेंगे। तो दूसरा है सार्वजनिक व्यय। राजकोषीय नीति का यह महत्वपूर्ण उपकरण है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए, जिससे आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित किया जा सके। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाए कि इसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर नहीं पड़े। देश की आवश्यकता के अनुरूप ही सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई, यातायात, श्रम कल्याण, बीमा सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, बाल विकास आदि कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। यदि सार्वजनिक व्यय गैर विकास के कार्यक्रमों में किया जाता है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा जो सरकार को कर से आय होती है, उसका जो खर्च होता है वो विकास कार्यों में ही किया जाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस वो होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा हमने इसका टूल पढ़ा और तीसरा उपकरण है सार्वजनिक ऋण नीति, पब्लिक डेप्ट। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाता है और इसी कारण उसे ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ता है। यदि ऋणों का उपयोग सोच समझ के नहीं किया जाता है तो इसका लाभ देश को नहीं मिलता है और अविवेकपूर्ण ऋण से मूलधन व ब्याज की अदायगी की समस्या पैदा हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार ऋण अगर ले रही है तो फिर उस ऋण का उपयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए, तभी इसका लाभ देश को मिल सकता है। अगर गलत तरीके से ऋण लेकर भी सरकार कार्य करती है और उनका अनुपयोगी रूप से खर्च करती है तो फिर ऐसी स्थिति में न केवल आर्थिक रूप से नुकसान होता है, बल्कि समय आने पर उस ऋण को जब मूलधन और ब्याज समेत चुकाया जाता है तो फिर कई समस्याएं सरकार को पैदा हो सकती है। बजटीय नीति की हम बात करें, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, तो राजकोषीय नीति का ये एक महत्वपूर्ण विभाग है। बजट वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इसमें आय व व्यय का हिसाब होता है। बजट सरकार का मार्गदर्शक होता है। इसमें करों, शुल्कों तथा घाटे की पूर्ति की व्यवस्था तथा व्ययों का विवरण होता है। वर्तमान में बजटों का महत्व नहीं रह गया है। प्रत्येक सरकार जनहित में आय से अधिक व्यय करके समाज व देश में अपनी प्रसिद्धि व साख को बनाना चाहती है। अतः आज घाटे के बजटों का चलन है, परंतु प्रत्येक सरकार लगातार असामान्य घाटे के बजट को नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि
एक सीमा के बाद घाटे का जो बजट होता है वो देश की अर्थव्यवस्था को चौपट भी कर सकता है। अब हम आते हैं भारत की राजकोषीय नीति के दोष पर। तो भारत की राजकोषीय नीति में कुछ दोष पाए जाते हैं। उसमें जो सबसे पहला दोष है वो है लोचता का अभाव, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी। राजकोषीय नीति का लोचपूर्ण नहीं होना इस बात के लिए कहा जाता है कि हमारे देश की कर प्रणाली को जितना लोचदार होना चाहिए था वह इतनी लोचदार नहीं है। बार बार कर प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया गया है, परंतु इनसे भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाया है। भारत सरकार को करों से जितनी आय प्राप्त होनी चाहिए थी वह उसे प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके अलावा एक अन्य दोष है अव्यावहारिक कर प्रणाली। भारत की कर प्रणाली परंपरागत है, इसमें परिवर्तन तो किए जाते रहे हैं परंतु अभी भी हम इसे वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दे पाए हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था इसका एक अन्य दोष है। देश के प्रत्येक बजट में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाया जाता रहा है। इसमें नियंत्रण का न लगाया जाना वित्तीय कुप्रबंध का घोतक होता है। लगातार घाटे के बजटों के बनाए जाने के कारण कीमतों में वृद्धि व मुद्रा प्रसार की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा बचतों का कम होना। भारत में आज की बचत दर जो है वो जीडीपी की 23.4% के आसपास है, जबकि अन्य देशों की हम इससे तुलना करें तो सिंगापुर में लगभग 49.9%, मलेशिया में लगभग 4.7% और चीन में लगभग 39% बचत दर जीडीपी की है। बचतों के कम होने के कारण पूंजी के निर्माण में भी कमी होती है। जितना ज़्यादा प्रतिशत होगा जीडीपी से बचत का, उतना ही ज़्यादा पूंजी निर्माण होता है और भारत में ये दर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए पूंजी का निर्माण भी कम होता है। हमारे देश की राजकोषीय नीति बचतों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो पाई है। एक अन्य दोष की हम बात करें प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि की, तो देश में प्रशासनिक व्ययों में भारी वृद्धि होती आई है। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधी व्यय तो करने ही होते हैं, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक व्ययों में कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपव्यय कह सकते हैं। व्ययों को नियंत्रित करने के अनेक प्रयत्न किए जाते रहे हैं, परंतु अपव्ययों को रोका नहीं जा सकता है। अनुत्पादक व्ययों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विदेशी ऋणों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण दोष है राजकोषीय नीति का। सार्वजनिक व्ययों में लगातार वृद्धि और आंतरिक साधनों में कमी के कारण देश को विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी देश विदेशी ऋणों की देनदारी में बुरी तरह से फंस चुका है। प्रति वर्ष बहुत बड़ी राशि ब्याज के भुगतान में खर्च करनी पड़ती है, जो कि हमारे जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो हम ब्याज के रूप में विदेशों में चुकाते हैं। अतः राजकोषीय नीति को इसमें भी सफलता नहीं मिली है। इन सभी दोषों के कारण भारत की राजकोषीय नीति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रही है। राजकोषीय नीति में सुधार के कुछ उपाय भी हैं, जिसमें सबसे पहला उपाय है काले धन के कारण देश में दोहरी अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि हो रही है। इससे देश को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है, अतः इसे रोकने के उपाय खोजे जाए। तो सबसे पहला है कि हमें काले धन को बढ़ने से रोकना होगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि की जाए, साथ ही परोक्ष कर का विस्तार किया जाए। गैर योजनागत व्ययों में कमी की जानी चाहिए। ये सभी सुधार हमें करने पड़ेंगे अगर हमें हमारी राजकोषीय नीति को सुदृढ़ बनाना है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए। विदेशी ऋणों पर निर्भरता को हमें कम करना चाहिए। बढ़ते हुए राजस्व घाटे को कम करना चाहिए। राजकोषीय घाटा उस वर्ष की अनुमानित जीडीपी के 2% से अधिक नहीं हो, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये 2% से अधिक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है सामान्यतः
ये 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति में आपसी तालमेल बैठाया जाए। तो ये आज का टॉपिक था राजकोषीय नीति के संबंध में। इसी के साथ हम राजकोषीय नीति को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।